नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 90 या 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, वो भी बिना थके, बिना बीमार हुए? वो ऐसा क्या करते हैं जो हमसे अलग है? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको जीवन जीने का नया रास्ता दिखाएगी। ये कहानी है इकिगाई की। जीवन का वो रहस्य जो जापान के ओकिनावा जैसे गांवों में लोगों को लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने का मंत्र देता है। हर्ष एक 30 साल का आम सा लड़का मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। हर दिन सुबह 9 से रात के 9 बजे तक वही काम, वही तनाव, वही भीड़, वही सवाल। क्या मैं यही जिंदगी जीने आया हूं? हर्ष के पास पैसा था, लेकिन सुकून नहीं। उसके चेहरे पर हंसी नहीं, बस थकान थी। एक दिन ट्रेन में सफर करते हुए उसने एक बुजुर्ग को देखा। वो बुजुर्ग करीब 85 साल के थे, लेकिन चेहरे पर तेज, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में संतोष। हर्ष ने पूछ ही लिया, बाबा, आप इतनी उम्र में इतने जिंदादिल कैसे हैं? बाबा मुस्कराए और बोले, क्योंकि मुझे मेरी इकिगाई मिली है। हर्ष को समझ नहीं आया, इकिगाई? बाबा बोले, हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है, वही इकिगाई है। जब तुम वो करते हो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, जिसमें तुम अच्छे हो, जिससे दुनिया को फायदा हो और जिससे तुम्हारा जीवन चल सके, तो तुम इकिगाई जी रहे हो। हर्ष उस दिन घर जाकर इंटरनेट पर बैठा और इकिगाई पर रिसर्च शुरू की। और यही से शुरू होता है हमारा सफर। इकिगाई किताब का सार, एक जीवन बदल देने वाला अनुभव। अध्याय 1, लंबी और स्वस्थ जिंदगी का रहस्य। जब हर्ष ने इकिगाई पढ़ना शुरू किया तो पहले अध्याय ने ही उसकी सोच को झकझोर दिया। ओकिनावा, जापान का एक छोटा सा द्वीप, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लोग सिर्फ जीवित नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह सक्रिय और स्वस्थ हैं। न कोई चलने में परेशानी, न आंखों में कमजोरी और न ही कोई निराशा या अकेलापन। उनका जीवन भरपूर है, ऊर्जा से, मुस्कान से और उद्देश्य से। किताब में बताया गया है कि इन लोगों की लंबी उम्र का राज किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि उनकी जीवन शैली में छिपा है। वे लोग रोज कुछ न कुछ करते हैं, चाहे वो खेत में काम करना हो, बागवानी करना हो या बस हल्की फुल्की सैर पर निकलना हो। उनका शरीर हमेशा गतिशील रहता है। हर्ष ने जब यह पढ़ा तो उसे याद आया कि वो पिछले कई सालों से सिर्फ ऑफिस की कुर्सी और घर के पलंग के बीच ही जिंदगी जी रहा था। शरीर थका हुआ, मन उदास और पेट खराब। लेकिन ओकिनावा के बुजुर्ग ऐसा नहीं करते। वे हर दिन अपने शरीर को हिलाते हैं, लेकिन थकाते नहीं। कोई योग करता है, कोई पेड़ पौधे लगाता है, कोई दोस्तों के साथ मिलकर पुराने गीत गाता है। उनका हर दिन उनके लिए उत्सव जैसा होता है। किताब में एक बुजुर्ग महिला का उदाहरण दिया गया है, जिनकी उम्र 102 साल थी, लेकिन वे हर सुबह बिस्तर से उठकर खुद अपना नाश्ता बनाती थी, खुद सब्जी काटती थी और दोपहर में बाग में पौधों को पानी देती थी। उनके लिए जिंदगी रुकने का नाम नहीं, बहने का नाम है। हर्ष ने ये सब पढ़कर तय किया कि अब वो हर दिन कुछ न कुछ जरूर करेगा, चाहे वो ऑफिस से लौटने के बाद घर की छत पर टहलना हो या सुबह सुबह पास के पार्क में जाकर योग करना। धीरे धीरे उसकी थकान कम होने लगी, कमर सीधी होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप लंबा और खुशहाल जीवन चाहते हैं तो अपने शरीर को गतिशील रखें। चलिए, दौड़िए नहीं, लेकिन रुके भी मत। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, अगर रुक गई तो सड़ जाएगी। अध्याय 2, अपना इकिगाई खोजो। हर्ष अब हर दिन थोड़ा थोड़ा टहलने लगा था। शरीर हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन मन में अभी भी एक सवाल बार बार उठता था, मैं क्यों जी रहा हूं? किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान नहीं होती। जिंदगी में एक मकसद होना जरूरी होता है।
और यही मकसद ही होता है इकिगाई। ओकिनावा के लोग हर सुबह एक बात जरूर कहते हैं, मैं आज किस वजह से बिस्तर से उठ रहा हूं? उनका जवाब होता है, क्योंकि मेरा काम अधूरा है, क्योंकि मैं अपने पड़ोसियों से मिलूंगा, क्योंकि मैं अपने पौधों को पानी दूंगा, क्योंकि मैं आज कुछ नया बनाऊंगा। हर्ष ने सोचा, मैं किस वजह से उठता हूं? सिर्फ ऑफिस जाने के लिए, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, या सिर्फ इसीलिए क्योंकि सब उठते हैं? उसे अपने बचपन की याद आई, जब वो घंटों रंगों से खेलता था, पेंटिंग करता था और हर बार नई कल्पनाएं अपने कैनवस पर उतारता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां आई, उसने ब्रश छोड़ दिया और कीबोर्ड पकड़ लिया। किताब कहती है, इकिगाई खोजने के लिए 4 सवालों के जवाब ढूंढिए। आपको किस काम में मजा आता है? आप किस काम में अच्छे हैं? दुनिया को किस काम की जरूरत है? और आप किस काम से आजीविका कमा सकते हैं? जब इन चारों का मिलन होता है, वहीं से जन्म होता है आपकी इकिगाई का। हर्ष ने पेंटिंग फिर से शुरू की। शुरुआत में तो बस वीकेंड्स पर करता था, लेकिन जब उसने सोशल मीडिया पर अपनी बनाई पेंटिंग्स डालनी शुरू की, तो लोगों ने तारीफ की, खरीदने तक की बात की। वो काम जो एक समय उसका शौक था, अब उसके आत्मा का सुकून बन चुका था। अब जब भी हर्ष सुबह उठता, तो उसके पास एक वजह होती थी। आज मुझे एक नई कल्पना को रंगों में ढालना है। यही है इकिगाई, वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह मुस्कुराते हुए उठें और रात को सुकून से सोए। तो दोस्तों, आप भी सोचिए, आपका इकिगाई क्या है? वो कौन सा काम है जो आप थक कर भी करना पसंद करते हैं, जिसे करते हुए वक्त का एहसास ही नहीं होता, जिसे करने के बाद आपके चेहरे पर संतोष होता है? अगर अब तक आपने उसे खोजा नहीं है, तो आज से उसकी तलाश शुरू कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने इकिगाई से नहीं जुड़ते, तब तक जिंदगी अधूरी लगती है। अध्याय 3, बहाव की अवस्था, फ्लो। अब हर्ष की सुबह बदलने लगी थी। जहां पहले अलार्म सुनते ही चिड़चिड़ापन होता था, अब वो बिना अलार्म खुद उठने लगा था। पेंटिंग का नया विचार मन में लिए। एक दिन वो रंगों की दुनिया में इतना खो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कब सुबह के 10 बजे दोपहर के 2 हो गए। न भूख लगी, न थकान महसूस हुई। बस वो और उसका ब्रश, जैसे कोई जादू चल रहा हो। यही जादू, यही अनुभव किताब में फ्लो कहा गया है। फ्लो यानी बहाव की अवस्था। जब इंसान किसी काम में इस कदर डूब जाता है कि समय, भूख, प्यास सब भूल जाता है, उसका मन, शरीर और आत्मा एक ही दिशा में बहते हैं। ओकिनावा के लोग चाहे बागवानी कर रहे हों, संगीत बजा रहे हों या नूडल्स बना रहे हों, वो काम में इतने लीन हो जाते हैं कि पूरी सृष्टि जैसे उस पल में सिमट जाती है। किताब कहती है कि जब हम फ्लो की अवस्था में होते हैं, तो हमारा दिमाग तनाव से मुक्त हो जाता है। वो क्षण ऐसा होता है जब इंसान पूरी तरह अब और यहां में जी रहा होता है। हर्ष को ये एहसास पहली बार हुआ था। पेंटिंग करते हुए उसकी आंखें चमकती थी, सांसें शांत होती थी और उसके चेहरे पर वो मुस्कान होती थी जो बरसों से गायब थी। फ्लो की अवस्था में पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इसके लिए 3 बातें जरूरी हैं। आप जो कर रहे हैं उसमें आपकी रुचि हो, आपका लक्ष्य स्पष्ट हो, क्या बनाना है, कितना समय लगेगा, आपको चुनौती मिले, लेकिन वो चुनौती आपकी काबिलियत से ज्यादा कठिन ना हो। जब चुनौती और काबिलियत का संतुलन बनता है, तभी आप फ्लो में जाते हैं। हर्ष अब हर पेंटिंग के लिए लक्ष्य बनाता। आज मुझे एक गांव की शाम का दृश्य बनाना है, शाम के 5 बजे तक पूरा करना है। ये छोटे छोटे लक्ष्य उसे काम में बहाव की ओर ले जाते। फ्लो सिर्फ कलाकारों या लेखकों का अनुभव नहीं है। एक रसोई में खाना बनाती माँ, एक कारीगर, एक शिक्षक, एक किसान, जब भी वो पूरे दिल से काम करते हैं, वो उसी बहाव में होते हैं। तो सोचिए, आखिरी बार आपको कब ऐसा महसूस हुआ था, जब आप किसी काम में इतना खो गए थे कि समय का पता ही नहीं चला? अगर याद नहीं आ रहा, तो शायद अब वक्त है अपनी रुचियों को फिर से टटोलने का, फिर से बहाव में बहने का,
अध्याय 4 छोटा खाओ, लंबा जियो। हर्ष की जिंदगी में बदलाव अब दिखने लगा था। शरीर हल्का, मन शांत और चेहरे पर आत्मविश्वास। लेकिन एक आदत थी जो उसे अब भी परेशान करती थी, उसकी खाने की आदत। ऑफिस के लंबे तनाव भरे दिन के बाद रात को खाना मानो एक जश्न बन जाता था। जरूरत से ज्यादा खाना, चटपटे स्वाद का लालच और फिर खाना खाने के बाद आलस और भारीपन। किताब इकिगाई के इस अध्याय में ओकिनावा के लोगों की खानपान की आदतों पर गहराई से बात की गई है। एक जापानी कहावत है, हारा हाचिबो, यानी 80% पेट भरने तक ही खाओ। ओकिनावा के लोग खाना ऐसे खाते हैं जैसे पूजा कर रहे हों, धीरे धीरे, ध्यान से, और सिर्फ उतना ही जितना जरूरी हो। वे भोजन को इज्जत देते हैं और अपने शरीर को जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं देते। हर्ष ने सोचा, मैं कब खाना खाता हूं? ज्यादातर बार थकान मिटाने के लिए, कभी बोरियत में, कभी गुस्से में, कभी सिर्फ इसलिए कि प्लेट में खाना बचा था। लेकिन असली भूख क्या होती है? किताब बताती है, हमें अपनी भूख से दोस्ती करनी चाहिए। पेट भरने से थोड़ा पहले रुक जाना, शरीर को पचाने का समय देना और फिर अगला भोजन तय समय पर करना। यही तरीका है लंबा और हल्का जीवन जीने का। ओकिनावा के लोग क्या खाते हैं? ढेर सारी सब्जियां, सोया प्रोडक्ट जैसे टोफू, शकरकंद, हरी पत्तेदार सब्जियां और बहुत कम मात्रा में मांस। चीनी बहुत कम और ताजा खाना ज्यादा। हर्ष ने अपने खाने की आदतों में बदलाव लाया। अब वो खाने से पहले 1 मिनट चुप बैठता, थाली को देखता और खुद से पूछता, क्या मुझे वाकई भूख है? धीरे धीरे उसने रात का खाना हल्का करना शुरू किया। पेट नहीं, आत्मा भरने लगी। इसी अध्याय की एक गहरी सीख है, ज्यादा खाना हमारी उम्र नहीं बढ़ाता, उल्टा कम करता है। क्योंकि जितनी बार हम पाचन को काम पर लगाते हैं, शरीर उतनी बार थकता है। छोटा खाना कोई कंजूसी नहीं, समझदारी है, और समझदारी ही लंबी उम्र का पहला कदम है। तो सोचिए, क्या आपने कभी पेट के 80% पर रुकने की कोशिश की है? क्या अगली बार जब थाली परोसें तो थोड़ा कम रख सकते हैं? क्योंकि सच्चा स्वाद भूख में होता है और ज्यादा खाने में नहीं, संतुलन में। अध्याय 5 व्यस्त रहो लेकिन जरूरत भर। सुबह के 5 बजे थे। हर्ष ने आंखें खोली और मोबाइल को बिना देखे ही उठकर सीधे बालकनी में चला गया। सूरज की पहली किरणें जमीन को छू रही थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। लेकिन उसके मन में एक भारीपन था। इतना सारा काम है, कब पूरा होगा? ऑफिस के मीटिंग्स, घर के काम, व्हाट्सएप ग्रुप्स के मैसेज, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, हर तरफ भागदौड़, शोर और दबाव। जिंदगी मानो एक रेस बन गई थी जिसमें न ठहराव है न शांति। और फिर एक दिन उसे किताब इकिगाई की ये बात पढ़ने को मिली, हमेशा व्यस्त रहो लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। हर्ष ठिठक गया, क्या ये मुमकिन है? क्या हम सच में व्यस्त भी रह सकते हैं और फिर भी शांति महसूस कर सकते हैं? इकिगाई के दर्शन के अनुसार जीवन में सक्रिय रहना जरूरी है, लेकिन अंधी दौड़ नहीं। जापान के ओकिनावा के बुजुर्ग हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, बागवानी, मछली पकड़ना, बुनाई, चाय बनाना, पड़ोसियों से बातें करना। वो हर समय कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन भाग नहीं रहे होते। उनके लिए काम जिम्मेदारी नहीं, आनंद है। उनकी गतिविधियां टारगेट्स नहीं, रीतियां है। हर्ष ने इस दर्शन को अपनाना शुरू किया। उसने अपना दिन फिर से डिजाइन किया। हर सुबह 20 मिनट योग, नाश्ते के बाद बिना मोबाइल के 1 घंटा पूरा ध्यान से काम, दोपहर को 10 मिनट वॉक, शाम को पत्नी के साथ 1 कप चाय और बिना फोन के बातचीत, रात को पेंटिंग करना सिर्फ 30 मिनट। अब वो पूरा दिन काम करता, लेकिन खुद को थका हुआ नहीं, बल्कि ताजा महसूस करता। किताब कहती है, हमारा दिमाग और शरीर तब तक जवान रहता है जब तक वो व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये व्यस्तता ऐसी होनी चाहिए
जो हमें जला न दे बल्कि अंदर से जगा दे। एक किसान दिन भर खेत में काम करता है, लेकिन वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने वाले ऑफिस वर्कर से ज्यादा शांति में रहता है, क्योंकि उसका काम प्राकृतिक, नियमित और संतुलित होता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में इस बात को समझिए, आपका शरीर और मन मशीन नहीं है। उन्हें एक्टिविटी चाहिए, लेकिन लिमिट में। वो काम चुनिए जो आपको अर्थ दे, न कि ऐसा काम जो आपको अंदर से खाली कर दे। हर्ष की तरह आप भी खुद को व्यस्त रख सकते हैं, लेकिन वही जो आपके इकिगाई को पोषण दे, जो आपको थकाए नहीं बल्कि तरोताजा करे। अध्याय 6, अपने आसपास रिश्ते बनाओ। हर्ष की जिंदगी अब सही दिशा में चल रही थी। सुबह की ताजगी, रंगों की दुनिया में बहाव, संतुलित खाना और पुराने दोस्तों की महक, सब कुछ जैसे आत्मा को फिर से जिंदा कर रहे थे। लेकिन एक चीज थी जिसे वो अब तक नजरअंदाज कर रहा था, अपने आसपास के लोग। हर सुबह अपार्टमेंट के चौकीदार रमेश भैया उसे मुस्कुराकर सलाम करते थे, लेकिन हर्ष अक्सर मोबाइल में झांकता हुआ बस सिर हिला देता था। नीचे सब्जी वाली माया बाई हर रविवार ताजा भिंडी और टमाटर लाती थी, लेकिन हर्ष ने कभी उसका नाम भी नहीं पूछा था। किताब इकिगाई कहती है, एक लंबी और संतुष्ट जिंदगी के लिए सिर्फ करीबी दोस्त ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के रोजमर्रा के लोग भी बेहद जरूरी होते हैं। ओकिनावा के लोगों का एक सुंदर सिद्धांत है, सबके साथ जुड़ाव रखो, लेकिन बिन अपेक्षा के। वो अपने आसपास हर इंसान को परिवार की तरह मानते हैं, चाहे वो दुकान वाला हो, पड़ोसी हो या पास के मंदिर का पुजारी। इससे उनके जीवन में अकेलापन नहीं होता, हर कोना अपनापन देता है, हर चेहरा मुस्कान लौटाता है। हर्ष ने इसे अपनाना शुरू किया। अगली सुबह उसने रमेश भैया को रोककर चाय पर बुलाया, माया बाई से उसकी बेटी की पढ़ाई के बारे में पूछा, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी से छत पर मिलकर 2 बातें की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि ये छोटे छोटे रिश्ते उसके जीवन को कितना गर्मजोशी से भर रहे हैं। रिश्ते सिर्फ वे नहीं जो खून के हों, रिश्ते वे भी होते हैं जो रोज मुस्कुराकर आपका दिन बनाते हैं। हर्ष को अब अपनी दुनिया बड़ी लगने लगी थी। जहां पहले वही अपार्टमेंट ठंडा और अकेला लगता था, अब वही जगह घर बन चुकी थी। तो दोस्तों, सोचिए, क्या आपने अपने आसपास के लोगों से एक बार मुस्कुराकर बात की है? क्या कभी सब्जी वाले से उसका हाल पूछा है? क्या कभी किसी पड़ोसी की मदद बिना मांगे की है? क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान जुड़ने के लिए बना है। अध्याय 7, तनाव से दूर रहो। अब हर्ष की जिंदगी रंगों से भरने लगी थी। रोज सुबह पेंटिंग, हल्का खाना, पुराने दोस्तों के साथ गप्पे और अपार्टमेंट के लोगों से जुड़ाव, सब कुछ जैसे मन को सुकून देने लगा था। लेकिन फिर एक दिन एक क्लाइंट की ईमेल आई, पेंटिंग की डिलीवरी में देरी हुई है, हम अगला ऑर्डर रद्द कर रहे हैं। हर्ष के दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीना आने लगा। उसके दिमाग में पुराने दिनों की भागदौड़, असफलता और डर वापस लौटने लगे। यही तनाव है और यही इस अध्याय की असली सीख भी। किताब इकिगाई बताती है, तनाव हमारे शरीर और दिमाग का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ये धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देता है, बिना शोर किए। ओकिनावा के लोग इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। वे जीवन को हल्के में लेते हैं, हर काम को शांति से करते हैं, जल्दी नहीं मचाते। वो काम को बोझ नहीं, आनंद समझकर करते हैं। हर्ष ने खुद से पूछा, क्या मैं इस ईमेल की वजह से अपनी सारी शांति खो दूं? या फिर इसे एक अनुभव समझकर सीखूं और आगे बढ़ूं? उसने गहरी सांस ली, ब्रश उठाया और अगली पेंटिंग के लिए नए रंगों की तैयारी शुरू कर दी। तनाव को हराने का सबसे बड़ा हथियार है स्वीकार करना। जो हो गया उसे रोका नहीं जा सकता, जो आने वाला है उसे सुधारा जा सकता है, लेकिन शांति के साथ। ओकिनावा के लोग दिन में ध्यान करते हैं, बागवानी करते हैं, गीत गाते हैं, या फिर सिर्फ समुद्र किनारे बैठकर हवा को महसूस करते हैं। हर्ष ने भी
अब हर दिन की शुरुआत 5 मिनट की शांत बैठकी से शुरू की। ना मोबाइल, ना सोच, ना शोर, सिर्फ खामोशी और सांसों की आवाज। और उसे समझ आया, तनाव बाहर की दुनिया से नहीं आता, वो हमारे भीतर की प्रतिक्रिया होती है। तो सोचिए, क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं? क्या आप हर समय भविष्य की चिंता में घुले रहते हैं? अगर हां, तो शायद अब समय है, एक सांस ले, थोड़ा रुके और जीवन को फिर से महसूस करें। क्योंकि तनाव से भरा जीवन लंबा नहीं होता और लंबा जीवन तनाव से दूर होता है। अध्याय 8, प्रकृति से जुड़ाव। हर्ष अब दिन ब दिन बदल रहा था। शरीर हल्का, मन शांत और रिश्ते मजबूत हो चुके थे। पर एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं दिन का ज्यादातर वक्त 4 दीवारों में ही क्यों बिता रहा हूं? सुबह की शुरुआत कमरे में, दिन भर लैपटॉप के सामने, फिर मोबाइल पर रील्स, और कभी कभार छत पर टहल लेना ही बाहर जाना कहलाता था। किताब इकिगाई का अगला अध्याय एक बहुत गहरी बात कहता है। अगर आप लंबी और संतुलित जिंदगी चाहते हैं, तो प्रकृति से जुड़ना सीखिए। ओकिनावा के लोग ज्यादातर समय बाहर बिताते हैं। वो खेतों में काम करते हैं, पेड़ों की छाव में बैठते हैं, समुद्र की लहरें देखते हैं और हर मौसम को एक उत्सव की तरह जीते हैं। क्योंकि प्रकृति सिर्फ देखने की चीज नहीं है, वो हमारे भीतर की थकावट को चुपचाप खींच लेती है। हर्ष ने एक दिन सुबह जल्दी उठकर पास के पार्क में टहलने का फैसला किया। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पत्तों पर ओस थी और सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर हल्की गर्मी दे रही थी। वो सिर्फ टहला नहीं, वो प्रकृति को महसूस करने लगा। पेड़ से गिरता सूखा पत्ता, घास पर भागती चींटी, नदी के किनारे खड़ा एक अकेला पीपल, हर चीज जैसे उसे जीवन का कोई नया पाठ पढ़ा रही थी। ओकिनावा के बुजुर्ग मानते हैं कि हर पेड़, हर फूल और हर चिड़िया में जीवन की ऊर्जा बहती है, और जब हम उनके पास जाते हैं तो हमारी थकी हुई आत्मा को आराम मिलता है। अब हर्ष रोज सुबह बिना मोबाइल के पार्क जाता, कभी सिर्फ बैठता, कभी कुछ लिखता, कभी बच्चों को खेलते हुए देखता, और यही छोटे छोटे लम्हे उसके इकिगाई को और मजबूत बना रहे थे। सोचिए, आपने आखिरी बार कब सूरज को उगते देखा था? कब खुली हवा में गहरी सांस ली थी? कब बिना किसी शोर के सिर्फ चिड़ियों की आवाज सुनी थी? क्योंकि असली जीवन मोबाइल स्क्रीन में नहीं, बल्कि खुली हवा, मिट्टी और आसमान के नीचे बहता है। प्रकृति हमें हर दिन बुलाती है, लेकिन हम ही सबसे ज्यादा व्यस्त होते हैं। तो कल सुबह सिर्फ 10 मिनट जाइए बाहर, कुछ मत कीजिए, बस प्रकृति को महसूस कीजिए। अध्याय 9, पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। हर्ष की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हर दिन को वो नए तरीके से जी रहा था। सुबह की ताजगी, ध्यान, रिश्तों की गर्मी और प्रकृति से जुड़ाव। पर एक सवाल अब भी उसके भीतर था, अगर पैसे नहीं होंगे तो ये सब मैं कितने दिन कर पाऊंगा? क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया है, अच्छा घर चाहिए, पैसा कमाओ, सम्मान चाहिए, पैसा कमाओ, खुश रहना है, पैसा कमाओ। और यही सोच हर्ष को दोबारा उस दौड़ में खींचने लगी जहां उसने सालों पहले खुद को खो दिया था। लेकिन तभी उसे इकिगाई का अगला अध्याय याद आया। पैसा जरूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं। ओकिनावा के लोग अमीर नहीं हैं, उनके पास महंगी कारें या बड़ी कंपनियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे ज्यादा जीने वाले और सबसे खुश लोग हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को जरूरत की चीज माना है, जीवन का उद्देश्य नहीं। हर्ष ने एक शाम पुराने ईमेल्स और रिपोर्ट्स के ढेर में बैठकर खुद से पूछा, क्या मैं फिर से वही सब दोहराने जा रहा हूं? या अब समय है जिंदगी को पैसों की गिनती से नहीं, पलों की खुशबू से मापने का? उसने एक डायरी निकाली और लिखा, मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन उस काम से जो मुझे जिंदा महसूस कराए। पैसा साधन होगा, मेरी जिंदगी का मालिक नहीं। ओकिनावा में लोग छोटे काम करते हैं,
जैसे सब्जियां उगाना, छोटे होटलों में खाना बनाना, बुनाई, बागवानी। लेकिन हर दिन वो मुस्कराते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम में अर्थ दिखता है और पैसे से ज्यादा संतोष मिलता है। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिसमें पैसे कम हो लेकिन दिल को सुकून मिले? क्या आपने कभी कोई ऐसा शौक अपनाया है जिससे आपको शांति मिले, चाहे उसमें 1 रुपया ना आए? पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन तब तक जब तक वो आपकी जरूरतें पूरी करे। जब पैसा आपकी शांति छीनने लगे, तो समझ लीजिए आप उसे नहीं, वो आपको चला रहा है। हर्ष अब अपने काम से पैसा कमा रहा था, पर वो ऑर्डर चुनता था अपनी शर्तों पर। उसके लिए अब हर पेंटिंग सिर्फ कमाई नहीं थी, वो उसकी आत्मा की आवाज बन गई थी। इकिगाई यही सिखाता है, जो काम आप दिल से करें वो आपके जीवन का अर्थ बनता है, और जब वही काम आपको पैसा दे तो वो जीवन का संतुलन बनता है। अध्याय 10, कभी रिटायर मत हो। हर्ष की जिंदगी की कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। उसने अब तक जाना था कैसे सुबह की ताजगी, तनाव से दूर रहना, रिश्तों की अहमियत, प्रकृति से जुड़ाव और पैसा जरूरी होने के बावजूद उसका महत्व कम समझना। और अब एक आखिरी और सबसे अहम बात बची थी, कभी रिटायर मत हो। यह सुनकर हर्ष थोड़ा हैरान हुआ। रिटायर होना तो आराम और आजादी का समय होता है, फिर इसे क्यों ना कहना, उसने सोचा। लेकिन किताब इकिगाई ने एक गहरा संदेश दिया। जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हम जिंदगी भर कुछ नया सीखते, करते और आगे बढ़ते रहते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग अपने घर पर बैठकर फालतू का समय नहीं बिताते। वे खेतों में काम करते हैं, छोटे छोटे शौक अपनाते हैं, पड़ोसियों से मिलते हैं, किताबें पढ़ते हैं और बच्चों को अपनी कहानियां सुनाते हैं। वे मानते हैं रिटायरमेंट केवल ऑफिस या नौकरी से होता है, जीवन से नहीं। हर्ष ने महसूस किया कि अगर वो अब काम से पूरी तरह दूर हो जाता है तो उसकी आत्मा सूनी हो जाएगी। इसलिए उसने अपने पेंटिंग के साथ साथ एक छोटी सी पेंटिंग क्लास शुरू की, जहां बच्चों और बुजुर्गों को कला सिखाता। हर दिन वो कुछ नया सीखता, कुछ नया सिखाता, और इसी में उसकी खुशियां छुपी थी। जीवन का उद्देश्य सिर्फ काम या पैसा नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहना, सीखना और जीवन में अर्थ ढूंढना है। हर्ष ने खुद से वादा किया, मैं कभी रुकूंगा नहीं। मैं जीवन की इस यात्रा को अपनी पूरी ऊर्जा से जीऊंगा। रिटायरमेंट मेरे लिए एक शब्द नहीं, बल्कि निरंतरता की शुरुआत है। दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हर दिन एक नया उद्देश्य हो? तो याद रखिए, कभी रिटायर मत हो, क्योंकि जिंदगी खुद एक यात्रा है जिसे हर दिन खुलकर जीना है। आज हर्ष एक अलग इंसान बन चुका है। अब वो सिर्फ काम नहीं, बल्कि जिंदगी भी जीता है। उसका हर दिन अब सिर्फ सुबह शाम नहीं, बल्कि उद्देश्य से भरा होता है। और यही है दोस्तों, इकिगाई का जादू। जब आप वो करें जिसमें आपको मजा आए, जो आपकी प्रतिभा हो, जिससे समाज को लाभ मिले और जिससे आपकी रोजी रोटी चले, तो वही आपका इकिगाई है। तो अब आप सोचिए, आपका इकिगाई क्या है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको आपकी इकिगाई क्या लगती है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नई किताब, एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।